इस काउंटर ऑफ अ कम्प्लेक्स फंक्शन वो इक्वल होगी 2 पाई एटा समेशन आर। ठीक है, और समेशन आर क्या है यहाँ पर, ये सम है रेजिड्यूज का ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन के जो जितने भी रेजिड्यू हैं इस काउंटर के अंदर या क्लोज्ड कर्व के अंदर, उन सभी का उन सभी रेजिड्यूज का जो सम है एट ऑल द पोल्स इनसाइड द ये काउंटर, मतलब इस कर्व के अंदर, क्लोज्ड कर्व के अंदर जितने भी पोल हैं उन पोल्स पर ये सिग्मा समेशन जो आर जो है ये रेजिड्यूज का रेजिड्यू सम ऑफ रेजिड्यूज है। ठीक है, रेजिड्यूज का सम है एट ऑल द पोल्स इनसाइड द क्लोज्ड काउंटर। देखें, ये है हमारे पास एक क्लोज्ड काउंटर। ठीक है, सी स्टेटमेंट में उसने ये बोला है कि हम अगर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक हो कहाँ पर, विद इन, ठीक है, विद इन द काउंटर सी, ठीक है, एंड ऑन, यानी कि इसके बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं इस काउंटर के, इस पर भी और इसके अंदर भी, लेकिन उन पॉइंट्स के अलावा, उन फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स के अलावा। ठीक है, यानी कि जो सिंगुलरिटी है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है जी नोट, ठीक है, और ये एक कर्व सी के अंदर, फिर हम एक और पॉइंट लेते हैं जी नोट जो कि एक C2 के अंदर है। इसी तरह चलते हुए हमारे पास एक जी नोट पॉइंट है CN। ठीक है, मतलब ये C1 कर्व 1 पे था, ये कर्व 2 के, इस कर्व के अंदर जो है, इस कर्व के अंदर जो है, ठीक है, यहाँ पर तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं ना, तो इन पॉइंट्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो कह रहे कि तब जो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी वो रेजिड्यूज के सम को मल्टीप्लाई करना आपने 2 पाई एटा के साथ। ठीक है, और रेजिड्यूज किन पॉइंट्स पे निकालने हैं, जहाँ पर हमारा जो फंक्शन कर्व के अंदर, मतलब क्लोज काउंटर जो लिए उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पोल्स आएंगे, जितने भी नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स आएंगे उन पर, ठीक है, उन पर रेजिड्यू निकालना है उस फंक्शन का। उनके सम को अगर हम 2 पाई एटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी अलोंग दैट कर्व। ठीक है, अलोंग दैट काउंटर कह लें या सी, ठीक है, इसमें जो है उस फंक्शन की जो है इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ इसका स्टार्ट है, इंटीग्रल सी एफ ऑफ सी जी डी जी इज इक्वल टू 2 पाई एटा B1। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ से आई है इसको भी देख लें एक दफ़ा अगेन। ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये लॉरेंट सीरीज़ को हम एक्सपेंशन जो है ये, इससे तो हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो ये इस फॉर्म की होती है, तो इसमें En जो है वो हमारा ये है, Bn जो है वो ये है। अगर Bn में, ठीक है, अब देखें यहाँ पर पोल्स की बात हो रही है, पोल्स और रेजिड्यूज की बात हो रही है, तो हम जो है इसके प्रिंसिपल पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम Bn की जगह 1 पुट करते हैं
तो b1 इज इक्वल टू आएगा 1/2 पाई योटा इंटीग्रल c2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखें कि जो लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन है, ठीक है, वो क्या है, एक कम्प्लेक्स फंक्शन की है, और जो वो फंक्शन है वो एक एनुलस में उसको डिस्कस किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, C1, सॉरी इसको C1 का नाम दे दें, ये जो बड़ा सर्कल है इसको C2 का यानी कि कर्व 2 का नाम दे, ये इसका एनुलस पार्ट। लॉरेंट एक्सपेंशन उन फंक्शंस की जाती है जो कि एक एनुलस में डिस्कस किए गए, और एनुलस क्या है, दो सर्कल का दरमियानी पार्ट। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक काउंटर है यानी कर्व है, वो क्या है, एक ये वाली, और इनके अंदर भी कर्व्स हैं जिन पर जो है हमारा फंक्शन यानी एनालिटिक नहीं है। तो ये कर्व होगी, ये कर्व, इस तरह जो है nth मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ क्या है कर्व्स हैं जहाँ पर क्या है या कह लें कि फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं इनके अंदर जहाँ पर हमारा जो फंक्शन या वो एनालिटिक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी तो इनके दरमियान पॉइंट्स ही हैं, दरमियानी पॉइंट्स हैं ना इन कर्व्स के अंदर, ये कर्व और इन कर्व्स के दरमियान, जिन पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन इन पर यहाँ पर यानी कि इनके अंदर जो है वो एनालिटिक नहीं है, लेकिन बाकी सभी पॉइंट्स पे क्या है, एनालिटिक है। इनके दरमियानी पॉइंट्स पर एनालिटिक है लेकिन इनके अंदर नहीं है। तो कहने का मकसद है कि ये भी एनुलस की फॉर्म ही बनती है। तो इसलिए जो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं B1 क्या है, रेजिड्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई योटा इज इक्वल टू, इस फंक्शन को हमने जस्ट लिख लिया f(t)dt। ठीक है, और हमने इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो 2 पाई योटा को मल्टीप्लाई कर देना आपने B1 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा। अब B1 की जगह हम इसका नाम भी लिख सकते हैं, यानी रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट Z0। ठीक है, ये जस्ट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन है अलोंग वन कर्व। ठीक है, जस्ट एक ही कर्व के अलोंग जो है किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन है एक ही कर्व के यानी कि जिसमें एक ही पोल दिया गया हो। ठीक है, लेकिन अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स की बात करें, मतलब एक से ज़्यादा आ जाएं, 2 3 4, मतलब कोई फाइनाइट नंबर आ जाएं, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे। ठीक है, और इसको हमने दोबारा ये B1 की जगह लिख लिया 2 पाई योटा रेजिड्यू ऑफ f(z0)। तो आपने क्या करना है कि काशी एक्सटेंशन को यूज़ करना है काशीज इंटीग्रल थ्योरम की। ठीक है, ये काशीज इंटीग्रल थ्योरम की एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए ये जो कर्व हमने ली है सेपरेटली, मतलब अलग-अलग सभी पर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेनी। मतलब पहले C1 के अलोंग, फिर C2 के, फिर C3, C4, C5, C6 अप टू सोन Cn तक। ठीक है, तो हमने एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए फाइंड किए कि पहले इसको इंटीग्रेट किया अलोंग C1 के, फिर C2 के, फिर C3 के, C5 C अप टू सोन Cn तक। ठीक है, अब देखें C1 के अलोंग जो है किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन वो क्या होती है, 2 पाई योटा B1 लिख लो, या फिर रेजिड्यू ऑफ f(z0)। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई योटा रेजिड्यू ऑफ
जी नोट प्लस 2 पाई एटा एफ ऑफ जी नोट अप टू सो ऑन प्लस 2 पाई एटा एफ ऑफ जी नोट। ठीक है, यहाँ पर जो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जी नोट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो पोल्स होते हैं वो एक सेम तो नहीं ना आएंगे इस कर्व, हर कर्व्स में, यानी C1 में कोई और पॉइंट आएगा, C2 में कोई और आएगा, C4 में कोई और, Cn में कोई और आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई एटा, यहाँ से 2 पाई जो एटा है वो कॉमन आ गया, साथ में ये जो है रेजिड्यूज का सम, और इसको हमने लिख लिया 2 पाई एटा समेशन आर। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, एक फंक्शन की इंटीग्रेशन है अलोंग काउंटर सी। ठीक है, और ये इसका यहाँ तक प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।